हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक्स और इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज की नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है लेसन नंबर 7 यानी कि स्पेसिफिकेशन 22 के ऊपर एक और इंपॉर्टेंट वीडियो जहां पे हम बात करेंगे एरर्स के बारे में, उसके नेचर को समझेंगे और टाइप्स को समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब आते हैं कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है नेचर ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर। सबको पता है स्पेसिफिकेशन का जो है वो मतलब ये होता है कि जब भी कोई मॉडल है वो अपनी प्रॉपर्टीज को दिखा ना पाए या फिर स्पेसिफाई ना कर पाए, मैं ये भी कह सकता हूं यहाँ पे, तो यही बोल सकते हैं यहाँ पे कि वो अगर वो इनवैलिड हो जाएगा। फिर मतलब ना तो अपने फीचर्स दिखा पा रहा है, हम उसे कहाँ यूज करेंगे ना वो ये बता पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो कहीं ना कहीं ज्यादा एरर्स क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से वो एफिशिएंट भी नहीं रहेगा, इनवैलिड हो जाएगा, ना हम उसे यूज कर सकते किसी भी इकोनॉमिक मॉडल पे एज अ इकोनोमेट्रिक्स। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से हैं। तो नेचर ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर तो पता लग गया आप लोगों को। इसके बाद क्या है, पॉसिबल स्पेसिफिकेशन एरर्स इन मॉडल्स सोन इन इक्वेशन। ये हमारा पास कोई भी इक्वेशन है yi इक्वल्स टू β1 β2 xi β3 xi स्क्वायर और हमारे पास क्या है ui। तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन है। अब इसमें कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं वो समझते हैं करके। पहला जो हमारा है वो है इंक्लूजन ऑफ इरेलीवेंट वेरिएबल। अब वेरिएबल सबको पता है, दो तरह के वेरिएबल यूज करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है काफी बार बता चुका हूं। अगर मान लो मैं कोई भी इक्वेशन लिख रहा हूं y बराबर x स्क्वायर, तो जो ये y लिखा हुआ है ना वो हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट है, और जो x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि मैं x की वैल्यू अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूं और वहां से जो वैल्यू आएगी तो जो ये y है, y मतलब जैसे मैं x में चेंज करूंगा y अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। तो y कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x की वैल्यूज के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैंने x की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो y की वैल्यू 1 आएगी। x के 2 रखा 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। 3 रखूंगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 9 आएगी। तो कहीं ना कहीं x पे डिपेंड कर रहा है कौन सा हमारा y। तो ये बात हमने समझी यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, तो इंक्लूजन ऑफ इररिलेवेंट वेरिएबल का मतलब ये है कि ऐसे वेरिएबल्स यूज कर देना जिनका कोई काम ही नहीं है, वो खामखा यूज किए जा रहे हैं, उल्टा हमारे रिग्रेशन मॉडल को खराब कर रहे हैं। तो इस तरीके के वेरिएबल हमें यूज नहीं करने चाहिए, पर हम यूज करते हैं तो ये भी क्या होता है, एरर का एक कारण होता है। तो सपोज इंस्टेड ऑफ रनिंग रिग्रेशन मॉडल इन गिवन इक्वेशन द फॉलोइंग मॉडल इज रन yi इक्वल्स टू β1 β2 xi β3 xi का स्क्वायर β4 xi क्यूब और प्लस में ui। इन दिस मॉडल xi क्यूब इज नॉट नीडेड इन मॉडल। हम सब जानते हैं कि इक्वेशन हमारे पास ये थी, क्या यहाँ पे हमारा xi क्यूब है? नहीं है। इसका मतलब हम इसे खामखा लेके आए, जब हम इसे खामखा लेके आए तो हमें दिक्कत क्रिएट करेगा। इसका मतलब जब भी हम किसी वेरिएबल को हटाते हैं या फिर लगाते हैं तो हमें सोच समझ कर यूज करना पड़ता है। क्योंकि सपोज करो आपने कोई वेरिएबल हटा दिया लेकिन वो काफी अच्छा वेरिएबल था, मतलब मैं कह सकता हूं डाटा की फॉर्म में मैं ये बात बोल सकता हूं काफी इंपॉर्टेंट वेरिएबल था, मतलब जो एक काफी अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहा था उस मॉडल को, लेकिन हमने वो वेरिएबल हटा दिया तब भी दिक्कत है। और आपने कोई ऐसा खामखा का वेरिएबल लगा दिया जो हमारे मॉडल को खराब कर रहा है, तब भी क्या ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको वेरिएबल्स जो है वो सोच समझ के हटाने होते हैं और लगाने होते हैं। तो वही बात यहाँ पे की गई है, वरना एरर क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। तो इन दिस मॉडल xi क्यूब इज नॉट नीडेड इन मॉडल, इट इज एन इरेलीवेंट वेरिएबल एंड एडिंग इट इन द मॉडल इज अ स्पेसिफिकेशन एरर। और हमने अगर इस वेरिएबल को यूज किया तो हमारे पास क्या दिखाया जाएगा, यहाँ पे एक स्पेसिफिकेशन एरर क्रिएट हो जाएगा। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो है ओमिशन ऑफ रेलिवेंट वेरिएबल। अब ये वही बात है, मैंने ऊपर आपको क्या बताया कि अगर आपने कोई इरेलीवेंट वेरिएबल ऐड कर दिया तब भी दिक्कत है, लेकिन अगर आपने सपोज करो कोई इंपॉर्टेंट वेरिएबल गायब कर दिया, छोड़ दिया गलती से किसी मॉडल के अंदर, तो उससे क्या क्रिएट होगा, दिक्कतें क्रिएट होंगी। सपोज करो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर शो कर रहा था उस मॉडल के अंदर, और आपने उस फैक्टर को छोड़ दिया, आपने उस वेरिएबल को छोड़ दिया, तो कहीं ना क्या मॉडल खराब नहीं हो जाएगा। सपोज करो अगर वो वैसा फैक्टर हमारी इकोनॉमिक में अराइज हो गया और हम वहां पे वो मॉडल लगा रहे हैं तो पूरी तरीके से फेल हो जाएगा, और जो भी उससे रिजल्ट आएगा हम उसके बेस पे कोई भी काम करेंगे तो पक्का बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है। तो ये दिक्कत होती है हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओमिशन ऑफ रेलिवेंट वेरिएबल। सपोज इंस्टेड ऑफ गिवन इक्वेशन, किसी भी छोड़ के फॉलोइंग मॉडल रन। अब ये मॉडल हमारे पास yi इक्वल्स टू β1 प्लस β2 xi vi। इन दिस मॉडल वेरिएबल xi स्क्वायर इज ओमिटेड। तो जो हमारा वेरिएबल था xi स्क्वायर वो क्या कर दिया हमने, छोड़ दिया, इज ओमिटेड फ्रॉम मॉडल एंड एरर
टर्म vi विल इंक्लूड, और एट हमने क्या ले लिया vi, ui को छोड़ के, तो बीटा क्यूब xi स्क्वायर प्लस में ui एंड देयरफॉर कोवेरिएंस बिटवीन एरर एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नो लॉन्गर जीरो। तो जो रिलेशन था हमारा एरर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, अब वो जीरो नहीं रहा, ठीक है। मतलब मैं कहता हूं अब एरर क्रिएट होने शुरू हो गए हैं एज्यूम्ड अंडर सीएलआरएम, जो कि एक इंपॉर्टेंट असम्पशन होती है किसकी, सीएलआरएम की। सबको पता है ना सीएलआरएम क्या होता है, हमारा क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। दिस वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ इंडोजेनिटी इन द मॉडल। अब हमारा जो है यहाँ पे क्रिएट प्रॉब्लम इंडोजेनिटी की, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो मॉडल है वो इनएफिशिएंट हो गया या फिर इनवैलिड हो गया। अब ये दिक्कत हमें झेलनी पड़ेगी कभी भी जब हम रेलेवेंट वेरिएबल को हटा देते हैं। इसके बाद क्या आता है हमारा तीसरा, रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म। अब हर एक जो मॉडल है, रिग्रेशन मॉडल है, उसकी इक्वेशन है, जो वो मॉडल है उसका क्या है, फंक्शनल फॉर्म होती है कि किस तरीके से काम करेगा। सपोज करो आपने कोई फंक्शनल फॉर्म ही चेंज कर दी किसी की, तो क्या हो जाएगा, मतलब एक सिंपल सी बात है, मैं किसी चीज को, किसी प्रॉब्लम को किसी दूसरे तरीके से सोल्व करने के लिए कोई नया सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं तोड़ मरोड़ के, तो ये तो वही बात होगी कि वो नाश कर देगा उस प्रॉब्लम का और बढ़ा देगा उस प्रॉब्लम को। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है कि भाई जिसका जो काम है उससे वो नहीं करवा रहे, तोड़ मरोड़ के उसको कोई और काम करवाने की कोशिश करो, उसका फंक्शनल फॉर्म ही चेंज कर रहे हो, तो क्या हो जाएगी, फिर से एरर क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। तो रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म का मतलब क्या है, इंस्टेड ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हमने इसको भूल गए, ये वाली इक्वेशन थी हमारी मेन इक्वेशन, इसको छोड़ दिया हमने, ये वाली इक्वेशन यूज की। ln सबको पता है नेचुरल लॉग को बोलते हैं, नेचुरल लॉग लोगरिथमिक फंक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं ln। तो नेचुरल लॉग yi इक्वल्स टू बीटा 1 बीटा 2 xi बीटा 3 xi का स्क्वायर प्लस में ui। इन दिस मॉडल इंस्टेड ऑफ लेवल वैल्यू ऑफ yi को बोल के नेचुरल लोगरिथम ऑफ yi आर रिग्रेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने क्या निकाला, खामखा लोग लेके आए हम, जिसकी जरूरत हमें यहाँ पे नहीं थी, तो हमने एक तरह से फंक्शनल को चेंज कर दिया, उसके पूरे के पूरे रिलेशन मॉडल को। इसकी दिक्कत है के चक्कर में क्या होगा, एरर्स फिर से क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकेशन एरर। इसके बाद जो फोर्थ टाइप है वो है मेजरमेंट एरर्स इन डाटा। अब मेजरमेंट एरर का मतलब क्या है कि आपने कोई चीज मेजर ही गलत कर ली, आपने कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल गलत निकाल लिया, आपने कोई डिपेंडेंट वेरिएबल गलत निकाल लिया, मतलब आपने किसी चीज को गलत मेजर किया है, उसकी वजह से भी एरर्स क्रिएट होते हैं। सपोज करो आपके पास मॉडल अच्छा बना है लेकिन आपको उसे लगाना नहीं आ रहा, आप उसे लगाने में गलती कर रहे हो, आप कैलकुलेशंस मिस्टेक कर रहे हो, तो क्या होगा, उसके चक्कर में भी रिजल्ट्स में चेंजेस आएंगे, एरर्स क्रिएट होते हुए आपको दिखाई देंगे। और अगर आपने उस रिजल्ट के बेस पे एक्शन लिया तो वो भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। तो अगर यहां पे बात करें तो इन केस ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नॉट मेजर्ड करेक्टली, तो अगर हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ढंग से मेजर नहीं करते हैं, दैट इज देयर आर एरर्स ऑफ मेजरमेंट बायस। तो ये क्या दिखाया जाएगा, एक तरह से मेजरमेंट बायस की तरह काम करेगा। कंसिडर फॉलोइंग मॉडल इन द मेजरमेंट, ये कुछ मॉडल है, मॉडल मेजरमेंट एरर्स। फॉर एग्जांपल yi डैश इक्वल्स टू बीटा 1 डैश बीटा 2 डैश yi बीटा 3 डैश xi का स्क्वायर और प्लस में ui डैश, वेयर जो yt डैश है वो है हमारा yi प्लस में ui, और जो x डैश है वो है xi, ठीक है। और ये हमारे पास एक सिंबल होता है जैसे अल्फा बीटा गामा है, वैसे में एक सिंबल यूज किया हुआ है, वेयर u एंड, अच्छा सॉरी ये u नहीं है, ये u नहीं है, इसको u मत बोल देना, सॉरी, ठीक है। तो ये भी एक ग्रीक सिंबल है, जैसे अल्फा बीटा गामा होता है, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू, है ना, मैं इसे प्यार से म्याऊ बोलता हूं, पर ये म्यू होता है m, ठीक है, इसे म्यू बोलते हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा है वैसे, ठीक है। रेफर टू मेजरमेंट एरर्स, ये दिखा रहे हैं मेजरमेंट एरर्स क्या है, इंडिपेंडेंट की और डिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्टिवली। मतलब जो म्यू है वो दिखा रहा है एक तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को की एरर्स को, और जो वो दूसरा वाला है वो दिखा रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल के एरर्स को। उसका नाम मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, याद आएगा मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूं, मतलब पिन कर दूंगा, तो आप वहां से समझ रहे ना, इसका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। अब फिफ्थ में हमारे पास अगर हम बात करें तो वो है इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टोकेस्टिक एरर टर्म। देखो स्टोकेस्टिक एरर टर्म का मतलब क्या होता है, एक तरह से मैं बोलता हूं रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं उसे क्या स्टोकेस्टिक एरर है। और ऐसे केसेस में ना प्रेडिक्शंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी कि प्रोबेबिलिटीज निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, स्टोकेस्टिक एरर टर्म हम बोलते हैं। तो इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ द स्टोकेस्टिक एरर टर्म, तो अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर इन्वॉल्व्स हाउ स्टोकेस्टिक एरर, यानी कि जो हम यू की बात कर रहे हैं फिर यूटी लिख रहे हैं, इज इंटीग्रेटेड इनटू रिग्रेशन मॉडल। यानी कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे स्टोकेस्टिक एरर टर्म जो है वो, जिसके हम यू बोलते हैं फिर यूटी बोलते हैं, वो इंटीग्रेट होता है किसी भी रिग्रेशन मॉडल के अंदर, आता है रिग्रेशन मॉडल के अंदर, यानी कि किस तरीके से ये एरर टर्म रिग्रेशन मॉडल का पार्ट बनता है वो हम समझते हैं। फॉर इंस्टेंस इन सब्सिक्वेंट बाइवेरिएट, देखो बाइवेरिएट का मतलब पता है क्या होता है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स की बात करते हैं। बाइवेरिएट दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है,
बाय और वेरिएबल। तो बाय यानी कि दो, जहां पे दो वेरिएबल्स उसको हम बोलते हैं बाइवेरिएट रिग्रेशन मॉडल इज फॉर्मुलेटेड इन विच द इंटरसेप्ट एंड एरर टर्म इज इंट्रोड्यूस्ड रॉन्गली। अब इसके चक्कर में बेनाश क्यों हो रहा है, क्योंकि इंटरसेप्ट चाहे वो हमारा इंटरसेप्ट हो और जो एरर टर्म है, देखो इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट टर्म बीटा 1, ये हमारा होता है इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट एंड एरर टर्म इज इंट्रोड्यूस्ड रॉन्गली, जब हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं रॉन्गली अपने यानी कि गलत तरीके से इसकी वैल्यूज निकाल ली है, गलत तरीके से हमने इसको क्या किया, इंट्रोड्यूस किया है। yi हमारा क्या बनेगा bxiui। तो यहां पे जो हमारा ये ui है ना, इसको क्या बोलते हैं स्टोकेस्टिक एरर टर्म, ये मल्टीप्लाई में है। इन दिस इक्वेशन स्टोकेस्टिक एरर टर्म इज इंटीग्रेटेड इनटू मॉडल विद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ये इंक्लूड किया गया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के जरिए, यानी कि एक गलत स्टोकेस्टिक एरर टर्म था ui, आपने इसको मल्टीप्लाई में लिखा है अपने रिग्रेशन मॉडल के। और सेटिस्फाई अजम्पशंस ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन, जो क्या कर रहा है, अजम्पशंस को सेटिस्फाई भी कर रहा है, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के CLRM उसे बोलते हैं। वेयर एज इन फॉलोइंग मॉडल, अगर मैं इस मॉडल की बात करूं जहां पे लिखा हुआ है अल्फा xi प्लस में यूटा प्लस में न्यू आई, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो जो यहां पे ये सिंबल यूज किया गया है, ये यूज किया गया है एज अ स्टोकेस्टिक एरर, बट ये प्लस में है। देखो यहां पे देखना ध्यान से, ये दो मॉडल है, यहां पे किस में है, ये है मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी के साथ, मल्टीप्लाई में है हमारे रिग्रेशन मॉडल में, और वो हमारे पास क्या है, प्लस में है। तो दोनों इक्वेशंस हैं किसकी, इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टोकेस्टिक एरर टर्म। तो ये हमारे 5 टाइप के कुछ एरर्स थे जो हमने देखने की कोशिश करी और डिस्कस करने की कोशिश करी। आने वाले वीडियोस में हम इनकी डिटेक्शन के ऊपर भी काम करेंगे, साथ साथ रेमेडीज के ऊपर भी बात करेंगे। उम्मीद है आपको एरर्स समझ में आने लग गई हैं। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और टेक्निकल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा याद करें, फोकस करो, आपको हर एक चीज लर्न करनी होगी, चाहे वो हमारी इक्वेशन का कंसेप्ट हो, इक्वेशंस हो, अजम्पशंस हो, उसे कहां यूज करना है और उसके फॉर्मूले हो, वो सब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, ताकि आप एग्जाम में उसे अच्छे से अप्लाई करके आ पाओ। सिलेबस हमारा हो जाएगा, जो 25 का आप लोग एग्जाम उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो भी चुका है। 2-3 वीडियोस में और बनाऊंगा, उसका हमारा सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से, अब जिसको जो उतारना उतार ले।